हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खरी मकदम है। तो दोस्तों, आज का इस लेक्चर सीरीज में हम समझने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और डेंसिटी। एक प्रॉब्लम कर लेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर लेंगे डेंसिटी पे आधारित, और उसके बाद में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे चले जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का एप्लीकेशन बताया था कि किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का और राउंडिंग ऑफ का कैलकुलेशंस में। यदि आपको इस तरीके का ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करेंगे ये मुझे बताइएगा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 1.23 सेंटीमीटर इंटू 2.345 सेंटीमीटर इज, इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया गया है दोस्तों। ओके, किस ये रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया गया है जिसका साइज कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है। अब इसके इसमें आपको ऑब्वियसली एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शंस देने के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। आप सबसे पहले तो देखेंगे कि आपने 1.23 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2.345 भी लिख दिया। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या बताया था मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं आपको? तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसमें कितने नजर आ रहे हैं दोस्तों बताइए? इसमें आपको नजर आ रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बढ़िया। अब आप जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले तो बचपन वाली मेथड फॉलो कर लेंगे दोस्तों। पहले तो बचपन वाली मेथड फॉलो कर लेंगे, मतलब 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 123 निकाल लेंगे पहले। 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 123 कितना आएगा? 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 और 1, 13 का 3 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 2 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 3 4 और ये 5, फिर ये 5, ये 3, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 7 और 7 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 4 और 4 8, 2 8 8 4 3 5। तो आप देखेंगे कि आप पॉइंट्स कितने सरकाने होंगे आपको। आपको पता है यहाँ पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2.8843 5। ये आपका कब का आंसर है दोस्तों? ये आपका कब का आंसर है? ये छोटे क्लासेस का आंसर है आपका। स्मॉल क्लासेस मतलब छोटे क्लासेस, यंगर क्लासेस का आंसर है। लेकिन अब आप 11th 12th में आ चुके हैं, आप जेई देने वाले, तो आपको ऑब्वियसली आंसर ऐसा तो नहीं लिख सकते। ऑप्शन में ऑब्वियसली ये भी दिया रहेगा। ओके, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा आपको, ताकि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाए, इतना इजी क्वेश्चन आ गया और अटेम्प्ट करके आ जाए और रॉन्ग करके आ जाए। लेकिन आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए इसमें। इसमें जैसे ही मुझे पता चला कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, मैंने इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की। पहले तो मैंने इसे साइड में लिख लिया और फिर इसे सोचा कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो मुझे पता चल गया कि ये 2.88430 से लेके तो 2.88440 इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करता है। अब इन दोनों के बीच में लाई करता है तो इससे इससे ये 5 कदम की दूरी पर है और इससे भी 5 कदम की दूरी पर है। तो हम डिसाइड नहीं कर पाए कि किसके तरफ राउंड ऑफ करें, छोटी संख्या की तरफ या बड़ी संख्या की तरफ। तो हमने उसके पहले वाले अंक पे नजर डाल रही, उसके पहले वाले डिजिट पे नजर डाल ली। वो हमें दिखा 3, 3 इज ऑड। एज 3 इज ऑड तो बड़ा वाला डिजिट राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2.88440। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ का 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम करने, तो मैं इसे लिख दूंगा इस तरीके से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट। लेकिन मुझे चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो मैं इसे फिर से लिखूंगा कि ये दोनों किन दो क्वांटिटी के बीच में है। मैं जैसे ही मैंने देखा ये इन दोनों के बीच में आ रहा है 50, सॉरी फिर से एक बार 50, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इससे 4 कदम की दूरी पर है, इससे 6 कदम की दूरी पर है, तो इसके तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2.8840। बहुत बढ़िया। अब ये इसी को मैं लिख सकता हूं 2.884। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हो गया, मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको फिर से लिख लूंगा, ये कौन से दो चीजों के बीच में, 2.880 से लेके तो 2.890 के बीच में ये नंबर लाई करता है। इससे इससे 4 कदम की दूरी पर है, इससे 6 कदम की दूरी पर है, इससे 6 और इससे 4, तो इसके तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा नेचुरली। तो ये इसका वैल्यू काय के बराबर आ गया, 2.884 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2.880 के बराबर आ गया। उसी को मैं लिख सकता हूँ 2.88। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब 2.88 लिख दिया यदि, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा फाइनल वो 2.88 होगा। तो ये एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया दोस्तों, 2.88, ना कि ये इतना लंबा चौड़ा। ये आपका बचपन के हिसाब से हुआ ये आंसर, छोटी क्लासेस के हिसाब से ये आंसर है। छोटी क्लासेस के हिसाब से आपका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बड़ी क्लासेस के हिसाब से आपका आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि आप जेई दे रहे, नीट दे रहे, आप छोटे बच्चे नहीं रहे अब, इसलिए आपका आंसर 2.88 आएगा। ओके दोस्तों, आइए बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे वाले अपने एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके बाद वाला यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना चाहूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ लिख देता हूं, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल the density of a material in CGS system, the density of a material in CGS system of units is 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दे रखी है किसी मटेरियल की सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। In a system of units, in a system of units, in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 kg, and unit of mass is 100 gram, sorry, not kg, the value of density of material will be, the value of density of material will be dash। ओके दोस्तों, अब डेंसिटी, वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल डैश दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालना। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पूरी की पूरी स्पेस उसी में खर्च हो जाती है फिर, इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। आपको सीधे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, और देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में दे रखा है कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। अब ऐसा सिस्टम पकड़ा हमने, मान लीजिए एक ऐसा न्यू सिस्टम पकड़ा जहां पे ग्राम को कैपिटल जी से दिखा रहे हैं, ग्राम को कैपिटल जी से दिखा रहे हैं, और सेंटीमीटर को कैपिटल सीएम क्यूब से दिखा रहे हैं। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को कैपिटल सीएम क्यूब से दिखा रहे हैं और ग्राम को कैपिटल जी से दिखा रहे हैं। ऐसा नया सिस्टम हमने सपोज कंसिडर कर लिया, तो आपको पता है
कि नए सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 कैपिटल सीएम विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 कैपिटल सीएम विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो मास का यूनिट है मतलब कि 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 100 ग्राम्स। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल का नया यूनिट मुझे पता है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल का नया यूनिट जो रहेगा वो रहेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से 1 कैपिटल जी पर कैपिटल सीएम क्यूब, इस तरीके से रहेगा न्यू यूनिट। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूंगा, तो 1 कैपिटल जी के जगह पे मैं 100 ग्राम डाल दूंगा, डिवाइडेड बाय सीएम, 1 सीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सीएम क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1000 सीएम क्यूब। ओके, अब मुझे तो ये पता चल गया कि ये इसका वैल्यू आ रहा है 1 जी पर सीएम, कैपिटल सीएम का क्यूब। इसमें मैंने ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ये पता लगाना है कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। मुझे ये पता लगाना है कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। ओके, मुझे ये पता लगाना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर के पेन से, आपको सुविधा हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जी पर कैपिटल सीएम क्यूब इज इक्वल टू 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों किसी को। इसका मतलब मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 10 कैपिटल जी पर कैपिटल सीएम क्यूब है ऐसा बोल सकता हूं। इसी को देखिए, बोथ द साइड 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको बोथ द साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नीचे का ये आ जाएगा, ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 कैपिटल जी कैपिटल सीएम क्यूब। अब मुझे 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करना है, तो बोथ द साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोथ द साइड 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 40 कैपिटल जी पर कैपिटल सीएम क्यूब। तो हमारा आंसर है 40 कैपिटल जी पर सीएम क्यूब। तो हमारा जो भी ऑप्शन में 40 रहेगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं बचा। ओके, अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का नया टॉपिक आज बताने जा रहा हूं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज लिखते हैं, जैसे 5.32 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि हम एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज, जो बड़ी क्वांटिटीज होती है या फिर जो वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज होती है, या जो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज होती है, उन्हें हम इस तरीके से लिखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या है? 10⁹ का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इसके आगे हम 9 जीरोज लगा देंगे, मतलब 2 जीरो तो पॉइंट हटाने में चले गए और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। इसी को इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों साइंटिफिक नोटेशन में। ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। 6.3 इंटू 10⁵ का मतलब हो जाएगा ये, 6.3 इंटू 10⁻⁻5 का मतलब हो जाएगा 0.00063। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये और एक आएगा दोस्तों 0. ये हो जाएगा 0.000063 kg। और ये जो है 10⁻31 है, तो 10⁻31 मतलब ये तो इतने सारे इसमें जीरोज आ जाएंगे कि पूछिए मत। यहाँ पे 31 जीरो और उसके बाद में 1203, इस तरीके से ये नंबर। ओके, तो आपको ये तो पता है दोस्तों कि साइंटिफिक नोटेशंस कैसे होते हैं। इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस वी राइट लाइक दिस।
because this is very convenient and this is quite clumsy method and quite difficult method. So that's why we write like that. सपोज कोई भी नंबर मुझे दे दिया गया है कि मुझे सपोज बोल दिया कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.00701. फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.00701. ओके, बहुत बढ़िया. अब मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है दोस्तों कि जो भी नंबर दिया हुआ होता है ना, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, a इंटू 10⁻b के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जहां पे b माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. मतलब b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि b कैन बी एनीथिंग, बट जो a है वो 0.5 से a जो है वो 0.5 से लेके तो 5 के बीच का नंबर होना चाहिए. किससे बीच का? 0.5 से लेके तो 5 के बीच का नंबर ये होना चाहिए. मतलब 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 के बराबर भी हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है. ओके, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है दोस्तों. ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है. इस तरीके से ये नंबर होना चाहिए. अब मुझे ये दोनों के बीच में लाई करने वाले नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 0.00701 विल बी इक्वल टू 0.701 इंटू 10⁻⁻². ओके दोस्तों, 0.701 इंटू 10⁻⁻² लिख दूंगा मैं इसी क्वांटिटी को. जो यहाँ पे लिखी गई है उसी क्वांटिटी को मैंने इस रूप में लिखा. अब मुझे ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो 0.701 है मेरा 0.701 है, ये a के बराबर हो जाएगा, और ये जो 2 है -2 है ये b के बराबर हो जाएगा. ये मुझे पता चल गया. अब a का वैल्यू 0.701 है, तो इसके बीच में है क्या मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि a का वैल्यू ऑलवेज 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या 5 के इक्वल होना चाहिए. तो मैंने देखा कि यहाँ पे 0.701 है जो कि 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है. इसका मतलब दिस इज द करेक्ट नोटेशन फॉर राइटिंग इट इन द फॉर्म a इंटू 10⁻b. मतलब a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिखने के लिए ये जो नोटेशन है ये करेक्ट है. इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जो b का वैल्यू होता है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों. ओके, जो b का वैल्यू होता है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है. तो इसका मतलब b का वैल्यू इसमें -2 है, तो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -2. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज देयरफॉर -2. ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के प्रॉब्लम्स करने होते हैं. और मैं फिर से आपको एक और प्रॉब्लम, मैंने आपको डेफिनेशन देने के बजाय प्रॉब्लम से समझाना मुनासिब समझा, क्योंकि वही मुझे सही समझा, क्योंकि प्रॉब्लम से समझेंगे आप तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ना कि डायरेक्ट मैं जो डेफिनेशन बताऊंगा उससे. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ दूसरा प्रॉब्लम. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड दी order of magnitude of 379. 379 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है हमें. 379 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले देखिएगा 379 है, मुझे पता है मुझे इसे a इंटू 10⁻b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पे a का वैल्यू 0.5 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 5 से लेस देन और इक्वल होगा. तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया 3.79 इंटू 10⁻² में, और फिर चेक किया कि क्या ये a इंटू 10⁻b के फॉर्म में है. हाँ सर बिल्कुल है. a का वैल्यू 3.79 है और b का वैल्यू 2 है. अब मैं चेक कर लूंगा कि जो 3.79 है क्या ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने देखा कि क्लियरली इट लाइज बिटवीन दीज टू. इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2. देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 379 इज 2. ओके, अब मैं उसी तरीके से आपको एक और प्रॉब्लम यहाँ करके दिखाता हूँ. फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये वाला. फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.5
इंटू 10⁻1। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैंने देखा कि 0.5 इंटू 10⁻1 है, इसका मतलब ये a इंटू 10⁻b के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन a का वैल्यू 5, a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, और b का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो मैं चेक कर लूंगा कि a जो है ये 0.5 और इसके बीच में है क्या। तो मैंने वहां पे a की जगह पे 0.5 डाल दिया और ये चेक कर लिया। अब जैसे ही मैंने ये इक्वेशन चेक किया, मुझे पता चला कि ये 0.5 से बड़ी वैल्यू चाहिए। 5 के बराबर भी रहा तो चलेगा, 5 के बराबर भी रहा तो चलेगा, या छोटा भी रहा तो चलेगा, लेकिन 0.5 से कंपलसरीली बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये तो 0.5 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, इसका मतलब 0.5 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 5 इंटू 10⁻0 में इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया, 5 इंटू 10⁻0 में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। और जैसे ही इसे मैंने 5 इंटू 10⁻0 में कन्वर्ट किया, मैंने फिर से चेक किया कि a इंटू 10⁻b के फॉर्म में है क्या। हाँ सर है। तो a इज इक्वल टू 5 है इस केस में, b इज इक्वल टू 0 है इस केस में। तो मैंने इसे इन दोनों के बीच में रख के देखा, तो जैसे ही मैंने इन दोनों के बीच में रख के देखा तो मुझे पता चल गया कि ये इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्योंकि 5 से स्मॉलर या इक्वल वाली क्वांटिटी अलाउड है, इसलिए 5 इज अलाउड, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट नोटेशन। इसको मैं 5 इंटू 10⁻0 लिखूंगा और a इंटू 10⁻b से कंपेयर करूंगा, और फिर b इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो गया 0। इस तरीके से आपको जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक और प्रॉब्लम ले लीजिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2.7 इंटू 10⁻3। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया 0.125 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं जंप कर जाऊंगा। मैंने देखा 2.7 इंटू 10⁻3 है, मैंने a इंटू 10⁻b से कंपेयर किया, मुझे पता चल गया a इज इक्वल टू 2.7 है, b इज इक्वल टू 3 है। पर मैंने ये भी चेक किया कंडीशन कि क्या ये 0.5 और 5 के बीच में है, 5 से ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल और 0.5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है क्या। तो मैंने चेक किया तो जी हाँ ये है। मतलब ये नोटेशन जैसा का वैसा रहेगा, ये नोटेशन जैसे का वैसा रहा। मेरे को जैसे ही पता चला तो b के वैल्यू के बराबर मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देयरफॉर 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। थ्री इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब उसी तरीके से मैं सेकंड वाला प्रॉब्लम करूंगा। सेकंड वाला प्रॉब्लम मैं उसी तरीके से करूंगा। सेकंड वाला प्रॉब्लम उसको मैं यहाँ पे लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ। ओके, यहाँ जगह बना ली मैंने, बहुत बढ़िया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका पूछा गया है कि 0.125 इंटू 10⁻⁻6 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। अब मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने इसे कंपेयर कर लिया a इंटू 10⁻b से। मुझे पता चल गया a इज इक्वल टू 0.125 है और b इज इक्वल टू -6 है। मैंने देख लिया कि क्या ये इन दोनों के बीच में लाई करता है क्या। मैंने देखा कि नहीं, ये तो 0.5 से छोटी क्वांटिटी है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो इसे बड़ा करने की जरूरत है। तो जैसे ही मैंने इसे बड़ा किया तो 10⁻⁻7 लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि वैल्यू मुझे सेम रखनी है। तो 1.25, फिर से 1.25 को चेक किया कि क्या ये 0.5 और 0.5 ये सॉरी 5 के बीच में है क्या, 0.5 और 5 के बीच में है क्या। तो जैसे ही मैंने देखा हाँ सर ये है 0.5 और 0.5 के बीच में, 0.5 और 5 के बीच में है, इसका मतलब ये वाला नोटेशन इज करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा -7।
ओके इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट 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 लेक्चर में हम एरर्स डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एरर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और एरर डिस्कस करने वाले हैं कि एरर क्या होती है। उसके बाद वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा कल, मतलब इसके बाद के बाद वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। उसमें हम पूरे के पूरे सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे विस्तार से, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे विस्तार से। तो चिंता ना कीजिए, बने रहे हमारे साथ। और थैंक यू वेरी मच। शब बखैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।